हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर जो है जीव जगत। जीव जगत हमने कहा जीवों से संबंधित है। उससे पहले जीव का अर्थ क्या है, तो जीव का अर्थ जो है हम विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले हम सभी जीवों का अध्ययन कहाँ करते हैं? जीव विज्ञान में, यानी बायोलॉजी में। बायोलॉजी का अर्थ जो है वो है जीव विज्ञान। लेकिन ये बायोलॉजी शब्द जो है वो लिया गया है एक लैटिन शब्द जिसका नाम है बायोस और लोगोस से। अगर हम बायोलॉजी को दो शब्दों में तोड़ें तो ये होगा बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी। तो ये बायो जो है, बायो मतलब होता है जीव, और लॉजी मीन्स होता है लॉगस वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है अध्ययन करना। जहाँ हम सभी जीवों का, यानी सभी जीवों से मतलब है सभी सजीवों का, जहाँ सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जहाँ हम सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। और ये जो है बायोलॉजी वर्ड एक लैटिन नहीं ग्रीक वर्ड से लिया गया है, बायोस और लोगोस, जिसका अर्थ होता है जीवों का अध्ययन। जीव विज्ञान की जो दो शाखाएं हैं उसमें आ जाएगा प्राणी विज्ञान। अब हमने कहा कि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं जीव विज्ञान के अंदर? जीवों का या सजीवों का। हम सजीवों का अध्ययन कर रहे हैं। तो सजीव में कौन आ जाएंगे? सभी प्राणी, जितने भी जंतु जो हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे, और सारे पादप जगत, पादप यानी सारे पेड़ पौधे। तो सारे पादप और सारे जंतु कहाँ आ जाएंगे? जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो उनका अध्ययन हम करते हैं। तो जीव विज्ञान की हम बोल सकते हैं कि मोटी मोटी दो शाखाएं होती हैं। एक है प्राणी विज्ञान और एक है वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश में हम इसको बोले ज़ूलॉजी और इसको हम बोलते हैं बॉटनी। अब जीव विज्ञान में हमने कहा हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का या सजीवों का। अब ये जानना जरूरी है कि हम सजीव किसे कहते हैं और सजीव के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो सजीवों के लक्षण क्या हैं? अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं कि आप मुझे बताइए आपने कि सजीव के लक्षण क्या होते हैं, या आप किसे सजीव कहेंगे, तो आप कहेंगे कि मैम जो सांस लेता है वो सजीव है, जो चल सकता है वो सजीव है, और ऐसे कई सारे, जो खा सकता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ऐसे उदाहरण देंगे। लेकिन सजीवों के कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिसके अंतर्गत हम लोग उन जीवों को सजीव कहते हैं। क्योंकि पादप जो है, पौधे जो हैं वो चल नहीं सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, और नहीं उन्हें हमने ऐसे खाते हुए देखा है, लेकिन वो सजीव हैं। तो सजीव के प्रमुख लक्षण क्या है उनका हम अभी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है कि जो भी सजीव होते हैं उनमें हम क्या देखते हैं? वृद्धि यानी ग्रोथ। उनमें हम वृद्धि देखते हैं, और ये वृद्धि जो होती है आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की होती हैं। आंतरिक यानी अंदर से भी, ऐसा नहीं है कि अंदर से आपके ऑर्गन्स नहीं डेवलप हो रहे हैं, आप तो बड़े हाइट बढ़ रही है लेकिन अंदर से आपके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। वृद्धि जो होती है आंतरिक भी होगी, बाह्य भी होगी। चाहे वो मनुष्य की बात करें, चाहे हम जंतु की बात करें या पादप की, कि वो आंतरिक और बाह्य रूप दोनों से होगी, और वृद्धि के साथ इनका विकास भी होता है। आपने देखा होगा बचपन में आपका जो बुद्धि का विकास है वो थोड़ा होगा, आप कुछ बातें सोच पाते होंगे, कुछ बातों की गणना कर पाते होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता गया, आपका विकास होता गया, आपकी जो है बुद्धि का विकास भी होता गया, और आप जैसे जैसे देख रहे हो कि आप हायर क्लासेस में गए हो और हायर लेवल की स्टडीज़ आप कर पाते हो। तो यानी वृद्धि से जो है तात्पर्य या मीनिंग जो है वो सिर्फ हाइट में बढ़ना नहीं है, कि संख्या में वृद्धि या उसमें बढ़ना नहीं। वृद्धि यहाँ पे किसकी हो रही है? आंतरिक और बाह्य, यानी यहाँ वृद्धि का मतलब विकास से भी है, कि जब उसकी लंबाई बढ़ रही है तो उसका मानसिक जो है
मानसिक जंतु के संदर्भ में हम कह सकते हैं पादप में उनका विकास भी होगा। दूसरा है सजीवों में हम देख सकते हैं जो प्रमुख गुण होता है सजीवों का वो है प्रजनन, कि सभी जो सजीव होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं। वह अपने समान या अपने जैसा जो है अपनी समान, तो हम लोग अलैंगिक जनन में ऐसा होता है, हम बोल सकते हैं कि सभी सजीव जो है जनन करके अपनी संतति उत्पन्न कर सकते हैं। और ये जनन जो होता है ये जनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों हो सकता है। अलैंगिक यानी एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी ये दोनों तरीके से जो है सजीव वो अपना प्रजनन कर सकते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है, जैसे हाइड्रा में है मुकुलन के द्वारा होता है। और जीवों में क्या होता है, कई लोग अपना जन्म देते हैं, कई पक्षी अंडे देते हैं। तो ये है कि जो सभी सजीव हैं वो जनन के द्वारा नई संतति उत्पन्न करते हैं। पादप में भी आपने देखा होगा कुछ बीज द्वारा, कुछ स्पोर्स द्वारा और कुछ अलैंगिक जनन द्वारा, शाक पत्ती द्वारा अपनी जैसे संतति उत्पन्न कर लेते हैं। तीसरा मुख्य जो उनमें देखा गया है सभी सजीवों के अंदर वो है कि इनमें उपापचय क्रियाएं देखी जा सकती हैं। आपके लिए शब्द नया हो सकता है। उपापचय मतलब सभी सजीवों में कई रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उपापचय मतलब सभी सजीवों में कई रासायनिक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि हमें पता है सभी सजीव जो हैं चाहे वो पादप हो या जंतु हो, सभी किसी से बने हुए, रसायनों से बने हुए हैं। सभी जो सजीव हैं वो रसायनों से बने हुए हैं और उनके शरीर में कई जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसी को हम बोलते हैं उपापचय क्रियाएं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कोई भी जंतु है या हम अगर भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन आपने देखा कि अलग अलग घटकों में हम लेते हैं। अलग घटकों से मतलब है रोटी, सब्जी, है ना, अगर उसमें घी लगा हुआ है, चावल, और ये सभी घटक क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये आपने क्लासेस में पढ़ा है। अब ये जो है हमारी बॉडी में जाके कई केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे पेट में जाकर एसियल मिलता है ना, वहाँ फिर आगे जाके आंतों में बेसिक हो जाता है इसका नेचर। तो ये जो है ये क्रियाएं सभी काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उन जिनको हम बोलते हैं रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और उसके बाद भोजन का पाचन होता है। इसी प्रकार अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे अपना जो खाना है वो किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको पता है क्या आवश्यक होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को अगर हम रासायनिक क्रिया में देखा जाए तो वो भी एक रसायन है, और ऐसे काफ़ी सारे रासायनिक क्रियाओं से पादप भी अपना भोजन बनाते हैं। तो सजीवों का एक मुख्य कार्य क्या है कि उनमें क्या होंगी, उपापचय क्रियाएं होती हैं। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उनमें क्या होगी, कोशिकीय संरचनाएं होंगी। कोशिकीय संरचना से तात्पर्य है कि सभी जो सजीव होंगे वो जो सबसे छोटी इकाई है कोशिका, उससे बने हुए होंगे। और कोशिका आपको पता है कोशिका किसका निर्माण करेंगे, उत्तक का। उत्तक से क्या बनेगा, अंग, और अंग से क्या बनेगा, अंग तंत्र। तो जितने भी पादप हैं या जितने भी जंतु हैं या मनुष्य, उसमें सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारे जो शरीर के कोशिकीय संरचना की कोशिका है। उससे फिर उत्तक बना, उत्तक से अंग, और अंग से अंग तंत्र। फिर 5-6 मुख्य चीज़ें, ऐसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये 5 मुख्य चीज़ें हैं सजीवों की। तो 5वीं जो मुख्य चीज़ है वो है उत्तेजनशीलता, कि ये जो जीव होते हैं ये बाह्य और आंतरिक उद्दीपनों की पहचानने और वातावरण में हुए बदलाव के प्रति अपनी प्रतिक्रिया और अनुकूलन की क्षमता रखते हैं, इनमें क्षमता होती है। अब इसको समझिए, बाह्य और आंतरिक उद्दीपनों की बात हम कर रहे हैं। तो आपने देखा सर्दियों में आप सर्दी वाले कपड़े पहनते हैं, गर्मी में गर्मी वाले कपड़े, और जैसे बारिश आ गई आप कहीं छुपने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आप पौधों में भी देख सकते हैं, सर्दी में कुछ विशेष प्रकार की सब्जियां आपको उपलब्ध होती हैं, गर्मी में कुछ अलग तरह की। इसी प्रकार कुछ पादपों में सिर्फ एक विशेष ऋतु में ही जो है पुष्प मिलते हैं आपको, कि सर्दियों में कुछ विशेष पुष्प आपको मिलेंगे, फूल मिलते हैं, गर्मियों में कुछ अलग तरह के। तो ये भी क्या है, वातावरण से अनुकूलित हुए या उनमें परिवर्तन आता है।
कई बार देखते हैं ज़्यादा ठंड के कारण पौधे मर जाते हैं, कई बार ज़्यादा गर्मी के कारण मर जाते हैं। ये क्या है, वातावरण के प्रति उनका उद्दीपन है। इसमें एक उदाहरण ये भी है, छुई के पौधे को आप छूते हैं वो एकदम से उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। अनुकूलन की बात करें तो अभी आपने देखा ऊंट जो है वो रेगिस्तान में चल सकते हैं। कैक्टस का पौधा अनुकूलित हो गया है जो रेगिस्तान वाले स्थान में रहने के लिए। तो ये उत्तेजनशीलता यानी जितने भी सजीव हैं वो सारी क्या है, उत्तेजना या उत्तेजनशीलता या उद्दीपन शो करेंगे। अगर मनुष्य की बात ली जाए तो भी है कि कोई आपकी तरफ एकदम से हाथ बढ़ाए तो आप पीछे हट जाते हैं, या फिर मैंने कहा अगर आपको किसी ने मारा तो आप भी पलट कर उसको मारेंगे, या फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दिखेंगे, रोएंगे, गुस्सा करेंगे। ये सारी कुछ प्रतिक्रियाएं आप शो करेंगे। तो ये एक सजीव का लक्षण है कि सजीव जो है वो प्रतिक्रिया देगा, उसमें ये जो है उद्दीपनों के प्रति वो अपनी ज़रूर स्पष्ट करेगा। अब दूसरा है कि इतने सारे सजीव हैं, है ना, तो ये सजीव में अगर हमने बोलो बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे जंतु हैं। जंतु में भी अगर वर्गीकरण करें तो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, कई सारे कीट पतंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सजीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियों को हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता। तो ये सारे जो जीव जगत में विविधता है उनको हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता। पौधों में भी आप देख सकते हो कई सारी लताएं हैं, बेलें हैं, पौधे हैं, शाख है, झाड़ियाँ हैं, वृक्ष हैं। वृक्ष में भी अलग अलग प्रकार के आपको वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो ये सारी जो आपको विभिन्नताएं मिल रही हैं, हर किसी का पत्तियां अलग होंगी, किसी के फूल अलग होंगी। तो ये विविधताएं जो आपको मिलती हैं सजीवों में, उन सबको हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता। अब ये तो हुई सजीवों की बात और जैव विविधता, यानी जैव विविध इतने सारे पौधे हैं, इतने सारे जंतु हैं। अब इनका अध्ययन अगर हमें करना हो तो हम इनको अध्ययन कैसे करें, अगर किसी को भी इनका अध्ययन करना होगा तो कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो उनकी पहचान करना, कि इनकी पहचान कैसे की जाए। तो इस पहचान के लिए सबसे जो आवश्यक था वो था नामकरण। अगर आप किसी को ढूंढने चाहते हो तो सबसे पहले उसका नाम बोलते हैं ना, किसी एड्रेस पे भी आपको पहुंचना होता है तो आप उसका नेम ले जाते हैं कि फलां वहाँ मिलेगा। तो पहले उसका नाम ज़रूरी है, और नाम के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि एक ही नाम ही हो। अगर मान लीजिए आप किसी के गए, आपका घर पे नाम कुछ और है, पेट नेम है बिट्टू, और आपके स्कूल में कुछ और नेम है। अगर आपको स्कूल नेम से आपके घर के वहाँ आसपास आपके मोहल्ले में सब उस नाम से जानते हैं तो मुश्किल होगा उस व्यक्ति को आप तक पहुँचने के लिए। इसका एक उदाहरण और मैं देती हूँ जो अपनी क्लास में देती हूँ मैं अक्सर, कि होता ये है कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर राजस्थान के अंदर या हम हमारे एरिया के अंदर आम को किसी और नाम से जानते हैं। हो सकता है अगर हम साउथ इंडिया में जाएं तो आम को किसी और नाम से जाना जाएगा। हम अगर विश्व के दूसरे किसी देश में जाते हैं वहाँ आम को कुछ और नाम से कहा जाता है, क्योंकि हिंदी में हम आम बोल रहे हैं। हो सकता है वहाँ अपनी भाषा में उसको और किसी नाम से जाना जाता है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर हमें सिर्फ आम की किसी को स्टडी करनी है, उसका अध्ययन करना है और उसको विश्व में अगर जाना है तो पहचान पाना ही बड़ा मुश्किल हो गया। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ऐसा नाम होना जो अगर हम कहीं पे भी जाएं, चाहे विश्व में जाएं, हम भारत के किसी कोने में जाएं या कहीं पे भी जाएं, तो उसको उसी नाम से जाना जाए। तो सभी वैज्ञानिकों ने एक पर्टिकुलर नाम रखा कि यही नाम होना चाहिए, इससे हम लोग सभी इसको पूरे विश्व में उस नाम से पहचान सके। तो प्रत्येक जीव को विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और जीवों को पहचानने, जानने एवं अध्ययन को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्रत्येक जो जीव है के लिए वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया अपनाई। ठीक है, और इस प्रक्रिया को के लिए प्रत्येक वैज्ञानिक ने जो है वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया अपनाई, जिसको क्या बोलते हैं, नाम पद्धति या नामकरण। मैंने कहा ना, अगर हम विश्व में अलग अलग स्थानों पे एक ही चीज़ का यानी एक ही जीव का या एक ही पादप का अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। हो सकता है आप अपने एरिया में तुलसी को कुछ और कहते हो, पीपल के पौधे को कुछ और कहते हो, भारत के किसी अलग स्थान पर उसको अलग नाम दिया जाता है, विश्व में इसको अलग नाम से जाना जाता हो।
तो सभी वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया कि हम लोग इसका एक, जितने भी सजीव हैं, जितने भी पादप हैं, और उनका एक ही नाम रखते हैं जिसको बोला गया वैज्ञानिक नाम। और वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नामकरण या नाम पद्धति। ठीक है, क्या कहा गया हमने? नाम पद्धति और नामकरण। उदाहरण से समझिए, अभी आगे उदाहरण मैं आपको दे दूंगी। और ये जो वैज्ञानिक नाम होता है, ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर्वत्र मान्य है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने बोल दिया कि हमारे यहाँ ये नियम है तो दूसरा कंट्री बोल रहा है नहीं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है। हर जगह यानी वर्ल्ड के, यानी विश्व के सभी जगह ये नाम सर्वत्र मान्य है कि अगर जो नाम वैज्ञानिक नाम रखा गया वो जो है सभी जगह वैसा ही मान्य होगा।